सो हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत, वेलकम। ऑल परफेक्ट। सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं और एकदम अपने कानों को खोल के और दिमाग से सुनते हुए। उल्टा बोल दिया ना, दिमाग को खोल के और कानों से सुनते हुए पूरी क्लास को बढ़िया से ऑब्जर्व करना, क्योंकि एंड तक जाते जाते हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल के भी कई सारे सेगमेंट डील जो करने वाले हैं। ठीक है जी। देखो, आपको मैं याद दिला देता हूं, तुम भूलते बड़े जल्दी हो। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन के अंदर मकान, घर, उसके बारे में जो है बहुत डिटेल में बातचीत की थी। दैट इज कॉल्ड द रेजिडेंस, जहां पर एक सेक्शन 17 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। वो आपको एक अधिकार देता है, एक राइट है जो देता है। किस बात का राइट देता है? यू हैव द राइट टू रिसाइड, लेकिन कंडीशन है, आप डोमेस्टिक रिलेशन को मेंटेन कर रहे हो, और दूसरी कंडीशन, आप शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हो। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस घर में रह रहे हो उस पर आपका मालिकाना हक यानी कि ऑनरशिप, या फिर आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट, या फिर आपका कोई अदर राइट है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आपको राइट मिलता है। और जब किसी इस तरीके की महिला को बाहर निकाला जाता है घर से, तो फिर उसको जो है अदर रिलीफ दिए जा सकते हैं। और हम लोगों ने सेक्शन 19 भी पढ़ा था, जिसमें रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में स्पेसिफिकली जिक्र है जो किया हुआ था। उस रेजिडेंस ऑर्डर में कई सारी बातें लिखी हुई थी। उनमें से एक बात ये भी है कि ऑल्टरनेट जो है उसको अकोमोडेशन की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा जा सकता है। और साथ ही साथ में अगर जरूरत पड़े तो उस शेयर हाउस होल्ड के अंदर जो मेल पर्सन रह रहे हैं, मेल रेस्पोनेंट, उनको घर से क्या किया जा सकता है? बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन क्या किसी महिला को निकाला जा सकता है क्या? महिला को नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जब हमने वो पॉइंट पढ़ा था तो नीचे लिखा हुआ था स्पेसिफिकली, ये वाला जो पॉइंट है रिमूवल वाला, वो किस पे लागू नहीं होगा? वो फीमेल पे यानी कि महिला पे लागू है जो नहीं होगा। ये सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। तो आज थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल भी ऑब्जर्व करेंगे कि अलग अलग जो ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं, वो ऑर्डर बेसिकली रियल टाइम के अंदर किस तरीके से मेंशन किया जाता है ना। आप में से कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के जजमेंट डाउनलोड किए, क्योंकि वो मेहनती कैंडिडेट्स हैं। आप समझ लो, वो एफर्ट करते हैं, वो जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे जाके डोमेस्टिक वायलेंस के उन्होंने 10-15 ऐसे कई सारे जजमेंट डाउनलोड किए होंगे। और कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को सो लिया है। उनको लगता है कि क्या ही है, अब ऑनलाइन ठीक है, वहां बैठे हैं, जोधपुर से पढ़ा रहे हैं, हम होमवर्क करें नहीं करें हमारी मर्जी है ना। अपुंज का ही राज है। अपुंज का राज तो फिर आपको रिजल्ट बताएगा क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट रियल टाइम के अंदर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी टास्क दिया जाता है उसको सेम डे पूरा करो। ओके, नहीं तो मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगले जन्म के अंदर इन्हीं स्टूडेंट को एक स्कूल में भेजा जाए, प्राइमरी स्कूल के अंदर, और इस प्राइमरी स्कूल का जो खड़ूस प्रिंसिपल है वो मेरे को पढ़ाया जाए। फिर देखो, ऐसा डंडा लेके बैठूंगा वहां पे, अगले दिन तो होमवर्क करके लाना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो ध्यान रखना। नाउ चलिए जी, तो अब यहां पर अपन क्या करते हैं, पहले जरा उस एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं जो हमने पहले भी देखा था। मैंने आपको ना एक ये जजमेंट का ऑब्जर्वेशन है जो कराया था। मैंने कहा था कि देखो भाई, ये सेक्शन 12 की जो परिभाषा है, सेक्शन 12 का जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से लगाया जाता है। अब आप जरा इसके एक तरीके से एंड वाले पार्ट पर आएंगे। मैं आपको इसका एंड वाला पार्ट जो है वो दिखाने का प्रयास है जो कर देता हूं। यानी कि जो अलग अलग रिलीफ है वो रियल टाइम के अंदर किस वे में ऑब्जर्व है जो किए जाते हैं, ये हम यहाँ पे समझने का एक छोटा सा प्रयास करें। मैं रैंडमली आपके बीच में जो है कोई भी एक केस जो है वो क्या कर रहा हूँ, ओपन है जो कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये वाला केस आया, ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के डीडवाना के अंदर जो एसीजीएम बैठा करते हैं नवीन जी मीणा, उनके द्वारा दिया गया एक जजमेंट है। बसंती विरुद्ध कौन है? इतने सारे कैंडिडेट्स। आप लोगों को ये विजिबल हो रहा है डॉक्यूमेंट? आई विश की यस, ओके, डन। तो ये सारे क्या है, एक तरीके से रेस्पोनेंट है जो है। अब इसमें इन्होंने प्रार्थना जो करी है, अंतरिम अनुतोष व अंतरिम भरण पोषण, क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस का ही मैटर है क्या? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जो उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है वो कौन सी लगा रखी है, जरा देखो तो। यहाँ पे लगा रखी प्रार्थना पत्र मैं शपथ पत्र, यानी कि विद एफिडेविट, जरिए वकील धारा, जरिए वकील का मतलब मार्फत एडवोकेट के जरिए सेक्शन 23 जो है उसके तहत पेश किया गया है। प्रार्थी का विवाह 2013 को हुआ था डीडवाना के अंदर।
किसके साथ में? हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ। प्रार्थया के पिता ने अपने हैसियत के अकॉर्डिंग दान दहेज भी दिया। प्रार्थया शादी के पश्चात अपने ससुराल रिंगस गई, जहां पर एक दो दिन सभी अप्रार्थिगण का व्यवहार उसके साथ सही रहा। उसके बाद में दहेज की बात को लेकर रोज रोज परेशान करके मारपीट करने लगे, खाना नहीं देते थे। पियर माता पिता को सूचना मोबाइल के जरिए दी गई तो घर वालों ने कहा कि धीरज रखो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थया शादी के बाद 1 माह अपने ससुराल रही और इस दौरान अप्रार्थिगण दहेज के लिए उसको टॉर्चर करने लगे, परेशान करने लगे, उसके साथ मारपीट करने लगे। 50,000 रुपए कैश की डिमांड है जो करते। और एक दिन तो हद हो गई, सभी जो मुल्जिमान यानी कि जो रेस्पोनेंट है उन्होंने मिलकर प्रार्थया के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तब प्रार्थी ने अपने पियर आकर 6-7 महीने तक रही। तब प्रार्थया की माता पिता ने समझाइश करके दोनों पक्षों के बीच में जो है एक राजीनामा है जो करवाया और उसके बाद में प्रार्थया अपने ससुराल वालों के साथ वापस रिंगस चली गई तथा जयपुर रहे। तथा प्रार्थया ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात प्रार्थया को उसका पति रिंगस लेकर आ गया। आते ही सभी अपराधीगण ने दान दहेज के लिए तंग परेशान मारपीट करना स्टार्ट कर दिया, सारा स्त्री धन हड़प दिया। अब ये उनकी कहानी है, ठीक है। अब आप सीधा एंड में आ जाओ। अब यहां पे क्या दिया गया? एक रिलीफ उनको दिया गया है ना। तो आदेश क्या गया? आप इस आदेश को पढ़ेंगे तो ये पूरी कहानी जो भी है कोर्ट ने ऑब्जर्व की होगी, सुनी होगी और फाइनली परिणामत जो है प्रार्थया का प्रार्थना पत्र सेक्शन 23, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 23 को। तो घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण के तहत स्वीकार किया जाता है, यानी एडमिट किया जाता है तथा मूल परिवाद के निस्तारण तक। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो ओरिजिनल कंप्लेंट जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, इसका मतलब होता है इंट्रीम। इसका मतलब क्या होता है? जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक जो है इंट्रीम, ऐसा रिलीफ उनको दिया गया। तो प्रार्थया स्वयं को से प्रत्येक माह 2,000 रुपए तथा दोनों नाबालिग बेटियों के लिए भी 2,000 रुपए, यानी टोटल मिला के 6,000 रुपए का आपको इंट्रीम मेंटेनेंस है जो दिया जाएगा जब तक कि केस डिस्पोज नहीं हो जाता। तो एग्जाम का अगर सवाल आ जाता है कि बताओ भाई कौन से सेक्शन में इंट्रीम मेंटेनेंस की रिलीफ को ग्रांट किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 23, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। अंतरिम भरण पोषण की राशि की अदायगी को तारीख प्रत्येक माह की 5 तारीख होगी। यह आदेश मूल परिवाद के निस्तारण तक, ये कब तक आपके इफेक्टिव रहेगा? जब तक आपका फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता। अच्छा, ये मूल परिवाद कौन सा है? सेक्शन 12 वाला। सेक्शन 12 की जो कार्रवाई चल रही है ना, वो इसका क्या हो जाएगा? एक तरीके से मूल परिवाद है जो वहां पर हो जाएगा। चलो ठीक बात है। तो ये था सेक्शन 23। अब मैं आपको एक एक करके सारे रिलीफ समझाने का प्रयास है जो करता हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन सा रिलीफ है जो पढ़ रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने डायरेक्टली सेक्शन 19 पढ़ा, तो क्या ऐसा हुआ कि आपको सेक्शन 19 समझ में नहीं आया हुआ? अब मुझे बताओ, आप होशियार हो और होशियार कैंडिडेट को सेक्शन 19 समझ में नहीं आया हो? नहीं, बाकी आप बताओ मेरे को, तुमको समझ में आया कि नहीं आया था? आया था ना? इसका मतलब हमारी होशियारी कंफर्म है, करेक्ट। जब भी मैं पूछूं समझ में आया, हाँ ही बोलना आपने, ना है तो भी हाँ ही बोलना। समझ गए आप? वेरी गुड यार, स्मार्ट कैंडिडेट्स। चलो अब आ जाते हैं अपन सेक्शन नंबर 23 पे। अब देखो जी, ये एप्लीकेशन है जो लगाएगी। क्या होता है जी कि कोई भी केस कहने को 60 दिन में डिस्पोज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, होता नहीं है ना। प्रैक्टिकली जो आपको टाइम लिमिटेशन दी जाती है वहां पे ऐसा कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया जाता कि इतने टाइम के अंदर चीजों को कंप्लीट है जो कर दिया जाए। तो सेक्शन, वो केस लंबे चलते हैं, साल भर 2 साल वगैरह। तो ऐसे केस में जब तक केस चलता है वो बेचारी लड़की क्या करेगी? तो इसलिए सेक्शन 23 यहां पर आता है, द पावर टू ग्रांट इंट्रीम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी का मतलब सामने वाली पार्टी कोर्ट ही नहीं आ रही। इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट, ब्रैकेट पे क्लोज, मजिस्ट्रेट में पास सच इंट्रीम ऑर्डर एज ही डीम जस्ट प्रॉपर। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, 2,000 रुपए उसके लिए, 2,000 रुपए दोनों बच्चियों के लिए। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होता है कि एप्लीकेशन के अंदर प्राइमा फेसाई disclose that respondent is committing or has committed an act of domestic violence or that there is likelihood that respondent may commit an act of domestic violence। अब तीनों में से कोई भी चीज हो, या तो वो कमिट कर रहा है, या उसने कमिट किया था, या कमिट करने की संभावना है। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे तो क्या कर सकता है वो? he may grant an ex parte order on the basis of the affidavit in such form as may be prescribed of the aggrieved person
अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21 एज द केस में। तो देखो 23 सब सेक्शन 1 डील्स विथ इंटरिम ऑर्डर, 23 सब सेक्शन 2 डील्स विथ एक्स पार्टे ऑर्डर। तो क्या 23 के सबसेक्शन याद रखने की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल, एग्जाम के अंदर स्पेसिफिक पूछा जाएगा। एक्स पार्टे ऑर्डर में बी इश्यूड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, और आपके सामने ऑप्शन होंगे 23(1), 23(2), 22, 21। तो ये व्हाट शुड बी योर आंसर? 23(2). तो ये डील करता है एक्स पार्टे। मेरी बात सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि आप लोगों को स्पेसिफिक सेक्शन 23 में पता होना चाहिए 23(1) किस में डील करता है और 23(2) किस में डील करता है। तो ये आपके सामने एक तरीके से इंटरिम ऑर्डर है जो हो गया। हालांकि इंटरिम मेंटेनेंस यानी इंटरिम ऑर्डर वर्ड के, यानी कि अन्य कोई भी, जैसे इंटरिम प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है, जैसे सेक्शन 18 है ना, तो इंटरिम प्रोटेक्शन भी है जो अवेलेबल करवाया जा सकता है। अच्छा, आप एक चीज नोट कर रहे हो, इसमें इन्होंने कहीं पर भी सेक्शन 17 का जिक्र नहीं किया। क्यों? सेक्शन 17 का इन्होंने जिक्र है जो नहीं किया है। बाकी देखो 18, 19, 20, 21, 22 सारा आ गया, लेकिन क्या नहीं आया? 17 नहीं आया, क्योंकि 17 इज नॉट अ रेमेडी, 17 इज बेसिकली अ राइट। 17 क्या है? रेमेडी नहीं है, 17 एक राइट है। ओके, और अगर राइट का वायलेशन होता है तो फिर सेक्शन 19 की रेमेडी है जो वहां पे दी जा सकती है। तो ध्यान रखना देयर इज स्पेशल पॉइंट बिटवीन सेक्शन 17 एंड 19। नाउ द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन यहां पे। तो ये मैंने आपको एक 23 का एग्जांपल दिखाया। अब मैं आपको अलग अलग ऑर्डर दिखाता जाऊंगा और साथ ही साथ में बेरेट को पढ़ाता जाऊंगा। कोई तकलीफ है ये इस बात में? नहीं है ना? शाबाश। चलो अब मैं यहां पर आपके बीच में रैंडमली एक और जो है केस ओपन कर देता हूं। ये केस थोड़ा सा नया है, लगभग 2021 में शॉर्ट आउट है जो हो रखा है, हालांकि है वहीं का ये। नाउ सी, तो यहां पे सुनीता है, साथ ही साथ में 7 साल की बच्ची मंजू है, 4 साल का बच्चा कृष्ण है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर रखा था, ये मैटर आ रखा है। तो सेक्शन 12 का एप्लीकेशन है। सीधा अपन एंड में चलते हैं कि कहानी सुनोगे? सुन लो, फटाफट कहानी सुना देता हूं, है ना। एक समय की बात है। देयर वॉज अ गर्ल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल नेम सुनीता। देयर वॉज नहीं मतलब अभी भी जिंदा ही होगी वो। सुनीता के द्वारा एक परिवार दिया गया कि उसकी शादी जो है वो राम कुमार के साथ हुई थी। राम कुमार। विवाह के समय प्रार्थना की माता पिता ने अपनी हैसियत, देखो फिक्स डायलॉग होता है, एक डायलॉग अपनी हैसियत के अनुसार, हैसियत से बढ़कर जो है स्त्री धन सोना चांदी, देखो इन्होंने वर्ड दहेज वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, सोना चांदी के जेवरात, कपड़े, बर्तन वगैरह दिए। विवाह के बाद में प्रार्थना प्रथम बार ससुराल गई तो उसकी सास ने, जिसका नाम था सोहनी, तो सोहनी देवी और जो उसके काका ससुर है जो सो माना राम जो भी होंगे और वगैरह वगैरह ने प्रथम रात्रि को प्रार्थना को कहा कि तेरे माता पिता ने तो शादी में कुछ किया ही नहीं, दहेज में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन देता, सांस वगैरह को सोने का आइटम देना आम बात है। बाटके में 51,000 रुपए की बात थी, केवल 11,000 रुपए देकर समाज में बेइज्जती करवा दी, है ना। प्रार्थना का पति के विवाह के पश्चात में रात्रि को लेट घर आता था, तो प्रार्थना के ससुराल के पास ही प्रार्थना के काके ससुर सुखदेव व उसके मकान थे, तो उनका प्रार्थना के ससुराल में अत्यधिक दखल था। वो काका ससुर जो है ना वो ज्यादा ही ताका झाकी करता था। रोजाना प्रार्थना की जो काकी सास है और जो काके ससुर है, तुमको ये समझ में आ रहा है काका काकी? आर यू गेटिंग दीज वर्ड्स? अंकल होता है ना, मतलब पापा जी के छोटे वाले भाई, तो उनको अंकल बोलता है। तो वहां पे क्या राजस्थान में इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है काका काकी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं इतना होना चाहिए, देखो डोंट केयर तुम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो, यू मस्ट बी अवेयर in India there is the what words we are using for addressing the different relations. Okay, so kaka and kaki, right? चलो ऐसे बड़े प्यारे शब्द है ये, नहीं? आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो काका ससुर जो है वो बड़ा परेशान है जो इस तरीके से करा था, सो इन सो। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपने माता पिता से हमारी डिमांड पूरी करवाओ, नहीं तो तुझे इस घर के अंदर हम चैन से नहीं रहने देंगे, ठीक है।
वगैरह वगैरह, भरपेट खाना भी नहीं देते थे। प्रार्थया की एक बेटी है 7 साल की और एक बेटा है 4 साल का। दोनों बच्चे प्रार्थया के पीहर में ही हुए गर्भवती के दौरान दहेज की उक्त मांग को लेकर। इसका मतलब समझते हो, दोनों बच्चे प्रार्थया के पीहर में हुए हैं। हमारे इंडिया के अंदर ना एक कल्चर बहुत बेकार है, वो ये होती है कि लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको उसके पीहर भेज देते हैं, है ना। मतलब जो भी है, जब उसकी डिलीवरी करवानी है वो उसके पीहर वाले करवाएंगे वगैरह वगैरह। ऐसा एक, हालांकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेटेड लोग आने लग गए वैसे वैसे कल्चर खत्म हो रहा है, बट यस इट एग्जिस्ट वगैरह। तो इन्होंने कहा कि भाई जो है वो सब कुछ पीयर के अंदर रजू करवाया और दहेज की मांग को लेकर दवाइयों के अप्राप्तिगण ने अपने पास पैसे नहीं होने का कहकर प्रार्थया को ससुराल से निकाल दिया। बोला कि भाई हमारे पास इसके इलाज के पैसे वैसे हैं जो नहीं है। तो क्या लिखा है कि समय गांव बेड़ी, अभी पता नहीं कोई प्रथा होती होगी, गांव बड़ी बेड़ी अप्राप्तिगण के आने पर अप्राप्ति संख्या 1 ने 5 ने कहा कि 1 लाख रुपए और सासू माँ के लिए सोने का आइटम, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन लेकर आना, अन्यथा तुम्हारे लिए घर के अंदर कोई जगह नहीं है। ओके। इस दौरान प्रार्थया बीमार हो गई तो प्रार्थया के ससुराल वालों ने प्रार्थया को घर से निकाल दिया और कहा कि तुम्हारी बीमारी पर लगाने तो हमारे पास पैसे नहीं है ना। बड़े कंगाल ससुराल से बिलोंग कर रहे थे ऐसा लग रहा है। तब प्रार्थया के माता पिता ने बेचारों ने इलाज करवाया। अब देखो ये कहानी, मोटा मोटी कहानी समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके साथ में इसको क्या फेवरेबल ऑर्डर है जो मिला। नाउ सी द ऑर्डर पार्ट। सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, वाई आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं जी, मैं आपको हिंदी का इंग्लिश वेचू पढ़ के बता देता हूं, है ना। सी, तो आदेश क्या क्या दिया गया, लेट फाइंड इट आउट। नंबर 1, प्रार्थीगण का अप्रार्थी सो एंड सो के विरुद्ध, ये जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 दिया गया है, महिलाओं का शर्त तो स्वीकार किया जाता है और आदेशित किया जाता है। देखो 1 से 3 व 5, 4th नंबर को क्यों छोड़ दिया भाई? कौन था 4th नंबर पे अप्रार्थी के अंदर? 4th नंबर में है, ये कौन है? सुखदेव। सुखदेव किसका बेटा है? मानाराम का। मानाराम कौन है? देखो इसमें कई सारे लोग हैं, एक राणमल करके भी है, ये भी कौन है? मानाराम है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से वो होगा कौन, काका ससुर। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, राम कुमार, ये तो हो गया H फॉर हस्बैंड। किसका बेटा है? मोहन राम का। और ये पत्नी किसकी है? सोनी। तो ये कौन हुई? सासू मां। शाबाश, तुम लोगों को रिलेशन वाली रीजनिंग आती कि नहीं आती है? आप में से है किसी ने सॉल्व किया था वो, कि ए का बेटा जो दूर प्रदेश में रहता है, उसकी बेटी जब मिलने आई तो ए के चाचा के बेटे ने उसको क्या किया? घुमाया गांव के अंदर। जब वो गांव में घुमाने गए तो उसके काका के भतीजे की एक दुकान पे उसको एक जूती पसंद आ गई। तो अगर वो जूती खरीदती है तो बताओ किस रिलेशन में उसको कितना डिस्काउंट देंगे? तो समझ में आया? इसको कहा जाता है रिलेशन रीजनिंग, है ना। मेरी दूर की सास के ससुर का जो बेटा है, वो बेटे का जो बहू है, बहू जो है जिससे शादी करी थी, उस शादी की छोटा सा भाई था, भाई का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो होती है। तो आप लोगों को ना ये कला सीखनी बड़ी जरूरी है जो होती है, ठीक है। नाउ वो जब होता ना विवाह होते ही जो दुल्हन को सबसे मिलवाया जाता है, या तेरा काका ससुर है या तेरे काकी ससुर है, वो बेचारी इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि सुबह जाके ससुर कोई बोलती है कि ये लो देवर जी चाय पी लो, तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाता है। एनीवे, तो यहां पे आपके सामने क्या है, तो ये हो गए मोहन राम। महावीर पुत्र मोहन राम है, ये कौन हो गया? देवर हुआ, क्योंकि मोहन राम, ये राम कुमार मोहन राम का बेटा है, तो महावीर भी है, तो या तो देवर हो गया या फिर जेठ होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा, है ना। ठीक है, और फिर यहाँ पे सुखदेव मानाराम, तो ये बेसिकली क्या है, ये होंगे, हो सकता है उसके काका ससुर वगैरह जो होंगे, सोन सो, ये काका काकी है, ये काका ससुर और ये काकी ससुर, सोन सो, ऐसा मेरे को लग रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है सर, एक बात बताओ, क्या इसके ससुर जिंदा नहीं थे क्या? लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि मोहन राम का नाम कहीं पे आ नहीं रहा है ना, और स्वर्गीय भी नहीं लिखा हुआ, तो या तो मोहन राम जो है वो पहले से सोनी से अलग रह रहा है। कई बार होता है ना, सासू माई खड़ूस होती है तो बेचारा ससुर पहले से अलग रह रहा होता है। तो यहाँ पे इनका नाम है जो जिक्र नहीं किया गया। एनीवे, चलो वापिस आ जाओ आप एंड वाले पॉइंट पे, फटाफट ऑर्डर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेन आपके सामने चीजें जो आ गई, ध्यान से देखना। तो इन्होंने क्या किया, 1 से 3 और 5, यानी कि वो जो काका काकी वगैरह ससुर थे उनको एक तरीके से इन्होंने छोड़ दिया। ठीक, काकी ससुर को शायद रखा। अब इससे ज्यादा मैंने अगर रिलेशन के नाम लिए ना तो तुम मेन ऑर्डर को छोड़ के उन रिश्तों में कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए जी,
तो यहां पे क्या लिखा हुआ कि इस एक्ट के सेक्शन 18 के तहत ये जो अप्रार्थिगण है इनको आदेश दिया जाता है क्या, कि वो ना तो स्वयं खुद और ना ही किसी के माध्यम से प्रार्थिगण के साथ किसी भी प्रकार की ना तो घरेलू हिंसा कारित करेंगे और ना ही घरेलू हिंसा का प्रयत्न है जो करेंगे, और ना ही घरेलू हिंसा करने के प्रयत्न करने में सहायता करेंगे। तो ना तो हिंसा करनी है, ना एफर्ट करना है, ना इस तरह का कोई सहयोग करना है, और ना ही किसी को इस बात के लिए आप क्या करोगे, अबैट करोगे। अबैटमेंट की हिंदी होती है दुष्प्रेरण करना। साथ ही प्रार्थिगण को किसी ऐसे स्थान पे जहां पे वे आते जाते हो प्रवेश करने से ना तो खुद रोकेंगे और ना ही किसी अन्य की सहायता लेकर रोकने का प्रयास करेंगे, ना ही दुष्प्रेरित करेंगे। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, सेक्शन 18। तो देखो सेक्शन 18 की लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको, मतलब हम उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ अब कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है जो नहीं करेगा। ओके, सेक्शन 18। अब मैं आपको उसकी लैंग्वेज भी बताऊंगा, लेकिन पहले जरा सेक्शन 19 की जो लैंग्वेज हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो तो जरा। क्लॉज नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जो रेस्पोनेंट है और उनके जो रिलेटिव है उनको ये आदेश दिया जाता है कि वे साझा घर समझ गए, शेयर्ड हाउस होल्ड सेक्शन 2 क्लॉज एस, या फिर अनुकल्पित आवास या फिर कोई अन्य व्यवस्था ऑल्टरनेट फैसिलिटी जिसमें प्रार्थिगण निवास करते हैं कि किसी भी भाग में प्रवेश करने से अवरुद्ध रहेंगे। देखो ये आ गया, आप क्या नहीं करोगे, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। तो जहां पे जो शेयर्ड हाउस होल्ड है या जहां पे वो पर्टिकुलर जो महिला रहती है तो वहां पे आप नहीं जाएंगे, इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्ट है जो करना। इस एक्ट के सेक्शन 19 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग यदि प्रार्थिगण को साझा गृह में आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 क्या करेगा, वैकल्पिक आवास की सुविधा हेतु प्रार्थिगण को किराए के रूप में 1000 रुपए हर महीने देगा। ओके, हो सकता है गांव में रहते होंगे, बाकी तो शहर में 1000 रुपए के अंदर तो किराए पे घर मिलता नहीं है। एनीवे, सो दिस इज द पॉइंट। ये क्या था, सेक्शन 19 था। अब इससे पहले मैं आपको सेक्शन 20 के बारे में बताऊं, पहले हम जाके सेक्शन 18 को पूरा कर लें, है ना। जितना टाइम पे काम करेंगे उतना सिलेबस पूरा होगा, है ना, वरना एंड में जाके तो यही ताना मिलने वाला है, आपने हमारे सिलेबस को पूरा कराने के लिए किया है। चलो, तो सेक्शन 18 पर आ जाते हैं। अभी आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा, एक रियल टाइम एग्जांपल देखा कि उसके पति को ही नहीं उसके रिलेटिव वगैरह को भी कहा गया कि भाई आप जो है इसके खिलाफ घरेलू हिंसा है जो नहीं करेंगे। ठीक, तो अब सेक्शन 18 को बहुत बढ़िया से समझना, वेरी प्रैक्टिकल ऑर्डर जो अपने आप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अच्छा देखो, आप में से अगर कोई कैंडिडेट सोच रहा है ना कि सर अब समय बदल गया है, अब महिलाओं के साथ मारपीट थोड़ना होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बहुत गलत फहमी के अंदर हो, बहुत। आप लोगों के सामने जो इक्के दुक्के मैटर आ रहे हैं कि पत्नी ने हस्बैंड को मार दिया वगैरह वगैरह, ये बहुत इक्के दुक्के केसेस है। अच्छा, पति सोचो, इमेजिन करो कि जो इतने सारे अंतर मंतर जानता है, ठीक है, तो पत्नी को किस वे में ठिकाने लगाएगा पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में तो महिलाओं के साथ मारपीट नहीं हो रही, वो तो पूरी हेल्पलेस है, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, पियर वालों को कुछ कह नहीं सकती और ससुराल वालों के सामने कुछ बयान नहीं कर सकती, तो फिर वो मार खाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट इट्स हैपन। तो ऐसे केसेस के अंदर ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है ये एक तरीके से उसके लिए जीवन दान का काम करता है। ओके, नाउ सी अटेंशन प्लीज, सेक्शन नंबर 18। द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द अग्रीड पर्सन एंड द रेस्पोंडेंट an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, ब्रैकेट क्लोज। मजिस्ट्रेट को तब दो चीजें जब कंफर्म हो जाती है, पहला तो ये कि वो दोनों को सुनवाई का मौका देता है, इसको कहा जाता है OBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्लस उसको लगता है कि यार डोमेस्टिक वायलेंस हो चुकी है या हो सकती है, हो चुकी है या हो सकती है, तो फिर वो क्या करता है, वो एक तरीके से प्रोटेक्शन ऑर्डर है जो पास कर देता है। सर हो सकती है, इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों चाहिएगा? देखो, कई बार क्या होता है, एक महिला जब घर की चार दीवारी से बाहर निकल जाती है ना, तो फिर उसके परिवार वाले जो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं
वो फिर जब वो महिला घर पे लौटती है ना तो उसको छोड़ते नहीं है। अब कोर्ट कचहरी के अंदर वो महिला गई है तो सीधी सी बात है ससुराल वालों की नाराजगी तो वहां पर है ही। तो जब वो अगर वापस आएगी तो क्या गारंटी कि उसके साथ मारपीट नहीं होगी, क्या गारंटी कि उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करता है कोर्ट जो है ऐसा ऑर्डर भी दे सकता है जो फ्यूचर में होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस से उसको प्रोटेक्ट करे। इज दैट क्लियर? तो जो हो चुका है उसके लिए हिसाब से भी किया जा सकता है और जो होने की संभावना है उसके लिए भी किया जा सकता है। ओके, इसलिए यहां पे लिखा हुआ हैज टेकन प्लेस और लाइकली टू टेक प्लेस। आई बात समझ में? दोनों के लिए हो सकता है। तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है पहले डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ है तो भी जारी किया जा सकता है और फ्यूचर में होने की संभावना है तो भी जारी किया जा सकता है। ओके, चलिए अब देखो यहां पे क्या क्या किया जा रहा है, इन फेवर ऑफ द एग्रीड पर्सन एंड प्रोहिबिट। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर बेसिकली क्या करता है, बेसिकली प्रोहिबिट करता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिट करना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मतलब उनको इस बात के लिए रोका गया। ये आप लोगों ने देखा ना इस पॉइंट को, क्या क्या कि भाई आप ना तो घरेलू हिंसा करोगे ना ऐसा एफर्ट है जो करोगे, आते जाते उसको परेशान है जो नहीं करोगे। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो सामने वाला पति है या पति के कुछ रिलेटिव है उनको प्रोहिबिट किया जा रहा। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर बेसिकली प्रोहिबिट द रेस्पोनेंट। किस चीज के लिए रोकता है, देखो अब यहां पे, तो यहां पे लिखा हुआ है कि आप कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे। ये हमने पढ़ा अभी। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करने के लिए ना तो सहायता करोगे और ना ही ऐसा अबेटमेंट करोगे। ये पॉइंट भी हमने पढ़ा। ये देखो क्या लिखा हुआ था, ना ही आप ऐसा क्या करोगे, अबेटमेंट करोगे, और ना ही तो सहायता करने को बोलते हैं एडिंग और इसको क्या बोलते हैं, अबेटिंग। मतलब नोटिस करना, सेम बातें यहीं से आती हैं। प्रैक्टिस का जन्म थ्योरी से होता है। दूसरा, एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन। जहां पे एग्रीड पर्सन काम करता है, कई बार क्या है कि जो पति वो खुन्नस खाया हुआ होता है ना, वो वहां पे जाके तमाशा भी करने लग जाता है जहां पे पत्नी काम कर रही है, पत्नी का जो वर्क प्लेस है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप उस जगह पे काम नहीं जाओगे जहां पे वो पत्नी क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट है जो कर रही है। और अगर मान लो एग्रीड पर्सन अगर एक बच्चा है तो आप बच्चे की स्कूल वगैरह है जो नहीं जाओगे। तो यहां पर एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसकी एंट्री को उस जगह पे रोक भी रहे हो। अच्छा, अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म। बार बार आप उसको इस तरीके से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, बार बार जो है आप उससे कम्युनिकेट करने का एफर्ट भी है जो वहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ना इन चारों वर्ड्स को इस तरीके से एड ऑन, डोमेस्टिक वायलेंस, उसका एड या अबेटमेंट, उसका एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन नहीं करना है। दूसरा, उसकी असेट्स को आप एलिनेट नहीं कर सकते। पता चला कि आपने जो है बदला लेने के लिए उसके जो घर पे ज्वेलरी वगैरह पड़ी थी वो मार्केट में जाके सेल कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। उसका बैंक लॉकर है वगैरह है जो भी उसने यूज करती हैं, तो उसका स्त्री धन वगैरह हो गया, जो प्रॉपर्टी उसके पास में, उसको आप इस तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। या फिर जो उसके डिपेंडेंट हैं या जो उसके रिलेटिव है उनके खिलाफ वायलेंस नहीं करोगे। आपको कि साहब हमको तो डोमेस्टिक वायलेंस की इसलिए रोका गया कि पत्नी के खिलाफ नहीं करना, तो पत्नी के पिता के खिलाफ तो कर ही सकते हैं, नहीं, आप उनके खिलाफ भी क्या नहीं करोगे, किसी तरीके का कोई भी वायलेंस है जो वहां पे नहीं करोगे। और एनी अदर एक्ट जैसा भी प्रोटेक्शन ऑर्डर में लिखा जाए। अब और कोई भी क्या क्या चीज हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे है जो डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें यहां पे प्रोटेक्शन ऑर्डर में आती है। ये कोई ज्यादा मतलब टिपिकल चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ समझने में कोई दिक्कत वाली बात हो। जबरदस्ती किसी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ओके, सेक्शन 18 इज वेरी क्लियर। ये प्रोहिबिट इसलिए करता है ताकि वो जो महिला है वो सुरक्षित रहे। ओके, दिस इज द ओनली पॉइंट, सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब इससे पहले मैं आपको दूसरे ऑर्डर्स के बारे में बताऊं, एक जानकारी मैं यहां पर आपको और देना चाहता हूं। प्रोटेक्शन ऑर्डर इज द ओनली ऑर्डर इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो क्या करता है, जो एक तरीके से क्रिमिनल नेचर को भी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि भाई उसको बोला, जैसे सपोज करो कि वो जो महिला है वो किसी प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर लगी हुई है। अब वो जो हस्बैंड है वो हर रोज या 2-3 दिन छोड़ के हर बार प्राइवेट स्कूल, उस प्राइवेट स्कूल में जाता है, वहां पे हंगामा करता है, जोर जोर से चिल्लाता है वगैरह वगैरह।
मारता पीटता नहीं है, लेकिन वहां जाके इस तरीके से हंगामा करता है और उस महिला को ह्यूमिलिटेट करता है। क्या करता है? ह्यूमिलिटेट है जो करता है, शर्मिंदा है जो करता है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि तुम जो है ना उसकी स्कूल भी नहीं जाओगे। तो ये ऑर्डर क्या कर रहा है? उसको ह्यूमिलिटेशन से प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, फिजिकल के साथ साथ में मेंटल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। जैसे कहा कि कम्युनिकेट नहीं करोगे। अब मुझे बताओ, कोई इंसान फोन पे आपसे बातें करते आपका क्या ही फिजिकल एब्यूज कर देगा, लेकिन मेंटल एब्यूज तो करता है ना। फोन पे बातें करते करते अचानक लड़ने लग जाए तो मेंटल एब्यूजमेंट तो हो ही रहा है ना वहां पे। तो वो भी एक तरीके से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। और अगर आप असेट्स की बात करोगे तो क्या किया जा रहा है? तो उसकी प्रॉपर्टी को बचाया जा रहा है, तो उसको इकोनॉमिक एब्यूज से बचाया जा रहा है। यस और नो? हम लोगों ने 4 तरीके के एब्यूज पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर। फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, और क्या क्या था वहां पे? वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज, और क्या था? अब जरा आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको सारे एब्यूज दिखाई देंगे। सी, वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में बहुत वाइड वर्ड है। डोमेस्टिक वायलेंस में तो चारों एब्यूज आ गए, ऑल 4 एब्यूज आ गए इसके अंदर। तो सेक्शन 3 की परिभाषा याद है? भूल गए? उसमें हमको ये दे रखा था। लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक बात करें, जैसे कम्युनिकेशन, तो ये कैसा है? आप कहीं की उसका वर्बल एब्यूज कर रहे हो, वर्बल एब्यूज। उसके असेट्स को नुकसान पहुंचाना, ये कैसा हो जाता है? देखो, आपके एम्प्लॉयमेंट में भी जाके आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो भी एक तरीके से वर्बल एब्यूज है, फिजिकल एब्यूज नहीं है। क्योंकि वहां पे जाके आप मारपीट वारपीट तो कर नहीं सकते, चिल्ला सकते हो। मारपीट करोगे तो पुलिस, जो वहां दूसरे जो लोग हैं, वही आपको अच्छे से धुलाई कर देंगे। ठीक है? एलिनेटिंग असेट्स, असेट्स को एलिनेट करना, ये किस में आ जाता है? ये आ जाएगा आपके इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर। मतलब उसको आर्थिक नुकसान है जो पहुंचाना, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया? प्रोटेक्शन है जो देना। या उसके डिपेंडेंट को क्या करना? वायलेंस है जो कॉज है जो करना। तो डिपेंडेंट को वायलेंस कॉज कर रहे हो तो उस महिला के खिलाफ कौन सा अपराध हुआ? इमोशनल एब्यूज। आपने उस महिला को नहीं मारा है, महिला के जो रिलेटिव है उनको मारा है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा? यहां पर भी वही बात आ जाती है, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज वहां पर हो जाता है। मतलब मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ओवरऑल ये जो सेक्शन 18 है, ये डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लीट डेफिनेशन को कवर करता है। चाहे वो कंप्लीट डेफिनेशन फिजिकल एंगल से हो, चाहे वो कंप्लीट डेफिनेशन जो है इस एंगल से हो। जैसे थोड़ा सा एक और पॉइंट मैं आपको बोल्ड वे में बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ एनी अदर एक्ट, एक मामला था। उसका कंसर्न ये था, उस महिला ने इस तरीके से कोर्ट के अंदर बात बताई। वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ क्योंकि उसमें सेंसिटिव फैक्ट है जो मेंशन किए गए थे। उस महिला का ये कहना था कि उसका जो पति है वो उसके साथ एकदम जानवरों की तरह फिजिकल है जो करता है ना, एकदम एनिमल्स की तरह जो है उसके साथ डील करता है। उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया और कोर्ट ने बकायदा ये बात उस ऑर्डर के अंदर मेंशन करवाई, है ना, कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेडी, विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेडी ना, यू आर हेयर बाय प्रोहिबिटेड टू कमिट द सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर और इन अ जेंटल मैनर। मतलब एक तरीके से जेंटल जो ह्यूमन ऑर्डिनरी नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऐसा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये सुनने में ना कुछ बातें बड़ी अजीबोगरीब लगती है, लेकिन मैं आप लोगों को ना एक रियलिटी बता रहा हूं जो आपको सुननी ही चाहिए, समझनी ही चाहिए। आप में से कई लोग इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह को स्क्रॉल भी करते होंगे। आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस करी कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई ऐसा कंटेंट है जो आ गया जिसमें थोड़ा सा जो है क्या हो रहा है, ये एग्जैक्ट पोर्नोग्राफी नहीं कह सकते अपन, बट पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई चीज ऐसी हो गई, या फिर ऐसा कोई कंटेंट हो गया जहां पे क्या हो गया कि रिवीलिंग कोई मॉडल्स वगैरह जो है नेकेड, सेमी नेकेड चीज आ रही है। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो जो आपके मेटा गूगल की जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके सामने उन्हीं चीजों को ज्यादा दिखाने। आप एक काम करना, क्लास खत्म होने के बाद कोई भी रील, किसी भी चैनल की किसी भी रील को 1 या 2 बार वापस देखना, कंप्लीट देखना। आप नोटिस करना कि अब आपके फीड के अंदर जो है ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी हुई चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप सर्च करना हाउ टू कूल द एटमोस्फियर या एसी वगैरह ऐसा कुछ कर देना, यूज एसी इन बेस्ट मैनर या यूज हाउस होल्ड अफेयर इन बेस्ट मैनर, ऐसे करके आपने कोई एक सर्च किया। अब आप देखना, जब आप सर्च नहीं भी कर रहे हो ना, नॉर्मल जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो भी आपके सामने ऑटोमेटिकली वो फीड आ जाती है। ठीक है? अब सोचने में बड़ा अजीब लगता है,
बट ये धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, इस तरीके से वहां पे पोर्नोग्राफी की तरफ लेके चले जाते हैं। वहां से आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू दिखाया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का कनेक्शन वहां से मिलने के बाद में फिर वहां पे क्या होता है, इंसान को इस तरीके से एडिक्ट किया जाता है। वहां पे क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है जो होती है। ये चीजें बहुत सुनने में अजीब और लगती है। ये जानकारी मैंने कहां से प्राप्त की, मैं आपको उसका सोर्स है जो बता देता हूं। अभी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, क्या नाम था उसका, जो आपके इसी इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग ही रिलीज हुई है। मैं इसको वापस फाइंड आउट करके आपको शेयर करूंगा। डॉक्यूमेंट्री का मतलब समझते हो? डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट ने कुछ सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद में इस तरीके से चीजों को मेंशन है जो करवाया, है ना, सबका सारा रिसर्च करने के बाद में इस तरीके से उस सामने चीजों को रखा है, जिसमें कुछ उसने ओरिजिनल बातों को भी बता रखा है। दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। एक होती है मूवी। मूवी के अंदर तो क्या है कि पूरा का पूरा सिनेमेट्रिक इफेक्ट है जो दिया जाता है, और डॉक्यूमेंट्री के अंदर बीच बीच में कुछ रियल टाइम के वीडियोस भी है जो इस तरीके से दिखाए जाते हैं। इफ यू वांट मी टू letting know the name of that, then documentary about Instagram pornic feeding, तो वो है ना, इस तरीके से मतलब क्या होता है कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हमको सामने देखने को मिलती है। बीबीसी की, यस यस यस, द केयरलेस मशीन, ये उसका नाम है। क्या नाम है उसका, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता हूं, द केयरलेस मशीन। ये एक डॉक्यूमेंट्री वहां पर जो आ रखी है। ये ना मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो बड़ी आई ओपनिंग होती है। मतलब हम इस आधुनिक दुनिया के अंदर जी रहे हैं, लेकिन अगर हमको नहीं पता कि कौन सा चीज किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, तो कभी न कभी अपन भी इस चीज का क्या बन सकते हैं, विक्टिम है जो बन सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हो, तो ये मैंने सर्च किया, तो यहां पर आपके सामने ये वाला, सी द केयरलेस मशीन एक्सपोजिंग इंस्टाग्राम डार्केस्ट सीक्रेट, ये बीबीसी ने किया है। मतलब एक तरीके से ये भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल चैनल हो बीबीसी, अगर आप सर्च आउट करेंगे तो एक बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है यहाँ पे। Instagram role in promoting child sexual exploiting material in India. Investigation revealed the Instagram algorithm failed to catch illegal child abuse content and that Meta did not prevent these ads from spreading. Meta जो है, जो गूगल की मेन ओरिजिनल कंपनी है, तो वो इस तरह के एड को रोक नहीं पा रही है। Documentary raised concern about the user safety and responsibility of major platform in managing their recommendation and advertising system. It highlights how a test account on Instagram, following a few pages with suggestive content, evolved to show more adult advertisement, including paid child sexual abuse ads that directed users to a Telegram channel. वो वहां पे कहां से लेके चले जाते उसको, वहां से उसको टेलीग्राम चैनल पे लेके जाते हैं, और वहां पे इस तरीके से मतलब इंसान मेंटल से फिर धीरे धीरे क्या करता है, फिजिकल चीजों को गेन करने का प्रयास है जो करता है। क्या नाम है इसका, द केयरलेस मशीन डॉक्यूमेंट्री। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि मतलब जो ना इस तरह की चीजें हमारे सामने रहती ही जाती है। तो हम बात कर रहे थे प्रोहिबिटरी ऑर्डर की रिगार्डिंग। तो ऐसा कई बार होता है कि जहाँ पे हस्बैंड क्या करता है, एक मतलब इन ऑर्डिनरी वे के अंदर जो है महिला के सामने गलत करने का प्रयास है जो करता है। एनीवे, नाउ सी, अब मैं आप लोगों को जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसका क्रिमिनल नेचर दिखा देता हूँ। क्रिमिनल नेचर से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप लोगों को जो है ये समझना होगा कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर की नॉन कॉम्प्लायंस की गई, अगर कोई व्यक्ति जाके उस महिला को परेशान करा जबकि उसके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जा चुका है, तो वहां पे फिर क्रिमिनल ऑफेंस किस तरीके से बनता है। सी सेक्शन है हमारे पास में यहाँ पे 32 और 31। देखो क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है यानी कि सेक्शन नंबर 18, तो इसका अगर आपने ब्रीच किया तो क्या पेनल्टी वहां पे इंपोज है जो की जा रही है, आइए समझते हैं। अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और ऑफ एन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रेस्पोंडेंट शैल बी एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो वो क्या कहलाएगा, एक ऑफेंस कहलाएगा। शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट, कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है, 1 साल की आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है 20,000 का। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्रिमिनल नेचर हो गया। तो हमें सेक्शन 18 को 31 के साथ पढ़ना ही पढ़ना है। तो 1 ईयर का वहां पे जेल हो सकता है और 20K का वहां पे क्या हो सकता है, फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। दिस इज द पॉइंट।
द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 shall as far as practicable be tried by the magistrate who has passed the order, the breach of which has been alleged to have been caused by the accused. तो ये जो ऑफेंसेस हैं एज फार एज प्रैक्टिसेबल कौन करेगा? तो मजिस्ट्रेट जिसका ऑर्डर इस तरीके से ब्रीच किया, यानी कि जिसने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया ना, वही मजिस्ट्रेट इसको क्या करने वाला है? डील एजू करने वाला है। तो कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा? द मजिस्ट्रेट पासिंग द प्रोटेक्शन ऑर्डर। और साथ ही साथ में क्या लिखा हुआ है? वाइल फ्रेमिंग चार्जेड अंडर सबसेक्शन 1, यहां पे सबसेक्शन 1 किसकी बात कर रहे हैं अपन? 31 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। तो आपने 31(1) में जो चार्जेस फ्रेम किए हैं, मजिस्ट्रेट में ऑल्सो फ्रेम द चार्जेज अंडर सेक्शन 498A, जो कि अब क्या बन चुका है आपके 85/86, यानी कि क्रूअल्टी। तो क्रूअल्टी के चार्जेस क्या किए जा सकते हैं? फ्री में जो किए जा सकते हैं। एंड और एनी अदर प्रोविजन ऑफ डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब अगर आपने जाके उसके साथ मारपीट वगैरह कर रखी है, उसको अरेस्ट किया है, तो फिर वो चार्जेस तो अलग से बनेंगे ही बनेंगे। तो ये भी एग्जाम के अंदर पॉइंट आता है कि भाई 31(1) के चार्जेस फ्रेम किए हैं, तो क्या क्रूअल्टी के चार्जेस अलग से फ्रेम किए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो ये है सेक्शन 31, जो कि सेक्शन 81 को एक क्रिमिनल ब्लैंकेट अवेलेबल करवाता है। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? अच्छा, 18 के अलावा और कोई दूसरा ऑर्डर नहीं है जिसका ब्रीच होने पे आपको जेल में डाला जाए। ओके, चलिए नाउ सी, अब कॉग्निजेंस कैसे लेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे सीआरपीसी में, बीएनएसएस में कुछ भी लिखा हुआ हो, ये जो ऑफेंस है वो कैसा होगा? कॉग्निजेबल होगा, नंबर 1, और नॉन बेलेबल होगा। देखो, इस ऑफेंस में सजा कितनी मिल रही है? 1 साल की। कितनी मिल रही है? 1 साल की। फिर भी इस ऑफेंस को हमने कॉग्निजेबल कैटेगरी में रखा है। और कॉग्निजेबल का मतलब समझते हो आप? पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? अगर वो महिला, उसकी सोल टेस्टिमनी सिर्फ वो आके कह दे कि साहब मेरे साथ इस तरीके से ये चीज है जो डील की गई है, तो कोर्ट ये कंक्लूड कर सकता है कि 31(1) का अपराध कमिट हुआ है। मतलब यहां पे सोल टेस्टिमनी का भी इतना बड़ा रोल है जो आपको देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है कि सिर्फ एक महिला के बयान से चीजों को डील नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पे किया जाएगा, है ना? तो ये पॉइंट यहां पे क्लियर एप्लीकेबल है। सेक्शन 13(1) सबसेक्शन 1, तो उस महिला की सोल टेस्टिमनी भी क्या कर सकती है? बहुत बड़ा रोल है जो प्ले कर सकती है। लगातार मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखो जी, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि भाई सेक्शन 18 की नॉन कॉम्प्लायंस होती है तो अपराध बन जाएगा 1 साल की सजा, 20,000 का जुर्माना। कोर्ट जो एक्ट है वो इस अपराध को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल कहता है, और उस महिला की सोल टेस्टिमनी के बेसिस पर कोर्ट कंक्लूड कर सकता है कि 31(1) का ब्रीच है जो वहां पे हुआ है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस में एक क्रिमिनल ऑफेंस और है, लेकिन वो क्रिमिनल ऑफेंस रेस्पोनेंट के द्वारा नहीं है। वो क्रिमिनल ऑफेंस है उस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा। आप जब सेक्शन 33 पढ़ेंगे ना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से मना कर दे। कौन सा सेक्शन है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर को उसकी ड्यूटी के बारे में बात करता है? कौन बताएगा? विच सेक्शंस डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर? आई नीड अ क्विक आंसर। सेक्शन नंबर 9। 8 में अपॉइंटमेंट होता है, 9 के अंदर क्या दे रखा है? उसका ड्यूटीज है जो दे रखा है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटीज को सेक्शन 9 की अगर वो नॉन कॉम्प्लायंस करता है ना, तो उसको भी पनिश किया जा सकता है। कितना? सेम बात, 1 ईयर या 20,000 रुपीज। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी यहां पे क्या बनती है? क्रिमिनल लायबिलिटी है जो बनती है 33। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही शब्द प्रोटेक्शन से कनेक्ट होता है, लेकिन क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर का ड्यूटी सिर्फ सेक्शन 18 का होता है क्या? नहीं, सेक्शन 18 तो बात की चीज है। ओके, और कॉग्निजेंस क्या होगा इस केस के अंदर? इसमें एक कंडीशन है कि आपको राज्य सरकार की सैंक्शन चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर राज्य सरकार का एम्प्लॉई है, पब्लिक सर्वेंट है वो। और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर आप कोई भी प्रोसीडिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट का सैंक्शन है जो लेना पड़ता है। तो इस सैंक्शन की फॉर्मेलिटी है जो करनी पड़ेगी। अदरवाइज कोई भी एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने गुड फेथ में किया है, उसके लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई है जो नहीं हो सकती।
तो ये हम लोगों ने सेक्शन 31 से लेकर 35 तक का जो क्राइटेरिया है वो डील है जो आज की इस क्लास के अंदर कर लिया। ठीक है, और भी कई सारी छोटी बड़ी बातें हैं जिन्हें हमें क्या करना है, डिस्कस है जो करना है, और जो अदर ऑर्डर्स है उनको भी अपन समझेंगे। आज मैंने आपके सामने एक छोटी सी कोशिश ये करी है कि क्यों ना जो रियल टाइम के जजमेंट है उनको साइमल्टेनियसली साथ में रखकर हम डोमेस्टिक वायलेंस कानून को समझें। और मुझे उम्मीद है कि शायद एटलीस्ट आप जो है इन दो पॉइंट को, सेक्शन 18 को और सेक्शन 23 को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो डोमेस्टिक वायलेंस के अदर सेशन है, जो अदर ऑर्डर है, उनको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, आप में से जिसने डोमेस्टिक वायलेंस के जजमेंट डाउनलोड किए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं कर लीजिए डी कोड की वेबसाइट पे जाके, और साथ ही साथ में जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उतना कनेक्ट करते जाओ। देखो अभी तक आपने 3 ऑर्डर तो पढ़ लिए ना, 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, 23 पढ़ा। ठीक, तो बाकी वाले ऑर्डर भी हो जाएंगे। एक आखिरी लाइन और कह दूं मैं, अगर हम लोग चाहें तो एक दिन के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा करना नहीं है। मैं लिटरली चाहता हूं कि कहीं न कहीं हम लोग जो है रियल टाइम के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्या करें, इस तरह के कानून को ऑब्जर्व करें। मैं डोमेस्टिक वायलेंस लॉ को एक माइनर लॉ समझ के नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाना चाह रहा हूं जो कि रियल टाइम के अंदर देखने को मिलता है, काम आता है। इसके बेसिस पर अगर आप चाहें तो अपनी वकालत का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी शानदार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।